हाय, वेलकम बैक टू विजय आदर्श क्लासेस। भाई काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, मतलब काफ़ी दिन तो नहीं कह सकते, कुछ दिनों बाद मिले हैं। एक्चुअली कहीं ना कहीं इंगेज था, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई, बट वापस आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो कहते हैं कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि अगर आप कोशिश भी नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। कई बार होता है ना कि कहते हैं ना कि कोरा पेपर जब एग्जाम में दे आते हो तो उस पर मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन कुछ लिख के आओगे तो नंबर जरूर मिलेंगे। ये जो फलसफा है ना, जिंदगी में हर जगह काम आता है। मैं हूं विजय आदर्श और आप देख रहे हैं स्टे लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। हिंदी में कहते हैं कृषि की विशेषताएं, समस्याएं व नीतियां। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो तीन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला है फीचर्स, कि हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसके फीचर्स क्या रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि ठीक है एग्रीकल्चर की बात करें बट इसमें किस किस तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। और तीसरा है पॉलिसीज। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम बात करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। देखो, एग्रीकल्चर जैसे कहते हैं ना कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश रहा है, शुरू से ही एग्रीकल्चर की इकोनॉमी रही है इंडिया की। तो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो इंडिया में इसने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। आप जानते हो कि पीछे लॉकडाउन में भी हम लोगों को खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई। मतलब कई देश तो ऐसे थे जहां पे खाने के लाले पड़ गए, उन लोगों के पास सामान नहीं था खाने का, लेकिन हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। वजह कि हम लोग पहले से कृषि प्रधान देश रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा खेती होती है। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। अगर हम बात करें क्योंकि ये टॉपिक ही है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, क्या इंपॉर्टेंस रहा है, तो यहाँ पे हमने ये टोटल 1 से लेके 5 तक के यहाँ पे बताए हैं पॉइंट्स। तो एक एक करके पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कंट्रीब्यूशन जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। क्या है भाई, अगर 1950-51 की बात करें तो उस समय 59% इंडियन नेशनल इनकम जो होता था वो एग्रीकल्चर से आता था। ऐसे समझो ना यार, आपके परिवार में 3 लोग रहते हैं, मतलब परिवार तो बड़ा है लेकिन 3 लोग अर्निंग सोर्स के हैं, जिसमें पापा है, मान लो ब्रदर है और सिस्टर है, ये तीनों जॉब करते हैं। बट सबसे ज्यादा जो इनकम है वो पापा की है, उसके बाद भाई की है और उसके बाद बहन की है। बट बहन की सबसे कम है, भाई की भी कम है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा, बट पापा की ज्यादा है। तो पूरे घर की इनकम में पापा की इनकम ज्यादा है। वही बात यहां पे है कि एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो पूरे नेशनल इनकम में उसका बहुत बड़ा पार्ट रहा है। तो बोला है यहाँ पे कि 59% ऑफ इंडियन नेशनल इनकम जनरेटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और बताऊं 5 ईयर प्लान में, जो पीछे हमने 5 ईयर प्लान्स पढ़े हैं, उसमें टॉप प्रायोरिटी जो रही है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की रही है यहाँ पे। बट एक अगर देखें हम लोग, प्रायोरिटी तो दी टॉप प्रायोरिटी की भैया एग्रीकल्चर सेक्टर को, लेकिन जो डेवलपमेंट रहे हैं वो आज भी उतने नहीं हुए। जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैं उसमें डेवलपमेंट ज्यादा रहे, ग्रोथ ज्यादा देखने को आई है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ उतनी नहीं हुई। बट फिर भी जैसे मैंने बोला 1950-51 में 59% जो इनकम था, मोर देन आधे से ज्यादा इनकम वो एग्रीकल्चर सेक्टर से था। दूसरा है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स का मतलब पहले समझते हैं। वेज गुड्स वो होते हैं जो खाने पीने में मेन चीजें होती हैं, जैसे कि रोटी किससे होता है, गेहूं से होता है, चावल है ना, और दाल। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट चीजों में आती है। ये इसके अलावा भी चीजें हैं बट ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट में। जैसे वेज गुड्स आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज व्हीट, राइस, पल्स, दाल की बात कर दी मैंने, मेज, बाजरा, ऑयल, सीड्स एटसेट्रा, क्योंकि तेल नहीं होगा तो भी नहीं खा पाओगे आप, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं। तो जो वेज गुड्स की सप्लाई की अगर बात करें, नेक्स्ट पेज पे बताया है कि इन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्रोवाइड करता है। ये बहुत बताते हुए ही फक्र महसूस हो रहा है कि इंडिया में अगर मैं बात करूं तो आज मोर देन 135 प्लस हम लोगों की पॉपुलेशन है, 135 करोड़ की। तो 135 करोड़, 121 थोड़ा पीछे का डेटा, 135 आप लिख सकते हो, इसको लिख ही देता हूं मैं। तो आप समझ सकते हो कि 135 करोड़ जो पीपल्स हैं उसको भैया भोजन प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? ये एग्रीकल्चर। और
इस समय 51 करोड़ से ज्यादा एनिमल्स हैं, उसको चारा। अब चारा कहां से मिलेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से। देखो एक इकोनॉमी इतनी बड़ी है लेकिन सबको भोजन मिल रहा है, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो, कितनी बड़ी बात है। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रोवाइड करता है फूड मोर देन 135 करोड़ पीपल्स को, और जो चारा है फूडर वो 51 करोड़ एनिमल्स को। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, वो है एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर, जी हाँ एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। आप देखोगे जो प्रवासी मजदूर होते हैं जो एक यूपी बिहार के तरफ से आते हैं और पंजाब या हरियाणा में काम करते हैं। और बताऊं सिर्फ ये हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, बहुत सारे लोग आज भी अफ्रीका जैसी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में यहाँ से जाते हैं ये कह के कि वहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं वहाँ पे खेती में लगे होते हैं। जी हाँ, हमारे इंडिया में वैसी है कि बहुत सारे लोगों को जो एग्रीकल्चर है वो जॉब प्रोवाइड करता है। आप ही देख लो ना यार कि बाबा रामदेव ने जब से अपना आयुर्वेद चलाया तब से आप देख सकते हो जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां होती हैं वो उगाने वाले कौन है? किसान हैं। तो जो लोग उगा रहे हैं उसके जान पहचान के लोग, बाकी सभी लोग उसी काम में लगे हुए हैं। कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है एग्रीकल्चर की वजह से। तो इन इंडिया एग्रीकल्चर जो है वो सफिशिएंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एक तरीके से अगर बोले तो, सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। 50% से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन, जो काम करने वाले मान लो 100 लोग हैं तो 100 में से 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे इंगेज है और अपनी रोजी रोटी यहीं से कमाते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना सारा ही जो है ये लोग काम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगला, वो है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर के बिना ये संभव नहीं है। इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देता है। अब जैसे कि आप देखो, जैसे कपड़े ही पहने हैं तो कपड़ा जो है वो रुई से बना है। रुई आप समझ सकते हो कि रुई से धागा बनेगा, धागे से कपड़े बनेंगे। तो रुई जो है ये कहाँ आता है भैया? एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो बहुत सारे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आते हैं। तो इन इंडिया एग्रीकल्चर जो है वो बिल्कुल सप्लाई करता है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉटन, जैसे मैंने भी बोला कपास हो गया, ऑयल इंडस्ट्री को सीड्स, जैसे आप सरसों का तेल यूज़ करते हो, इसके अलावा सोयाबीन ऑयल यूज़ करते हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑयल्स होते हैं। तो ऑयल इंडस्ट्री को सीड्स प्रोवाइड करता है ये। इसके अलावा जो चीनी मिल है, शुगर मिल्स है, उसको शुगर केन प्रोवाइड करता है, गन्ना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी हैं, यहाँ तो सिर्फ एग्जाम्पल बताया, बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल है जो एग्रीकल्चर सेक्टर किसको प्रोवाइड करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल। अगला है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। हमारा देश सिर्फ हमको ही चीजें प्रोवाइड नहीं करता एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो बाहर की कंट्री में भी अपने गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ इंटरनेशनल ट्रेड का, फॉरेन ट्रेड की अगर बात करूं तो एक्सपोर्ट जो है हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो टी, चाय की बहुत ज़्यादा जो एक खपत है वो बाहर के देशों में भी है और हम लोग वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। जूट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। फिर ये हो गया काजू, क्योंकि आपको पता है कि काजू हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, ये सब चीज़ें भी एक्सपोर्ट होती है। तंबाकू, जी हाँ, कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं हम लोग। फिर मसालों में तो हो सकता है आप में से बहुतों को पता हो, मसालों के हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर हैं। नाउ अगर मैं बात करूं भाई इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट में ज़्यादातर हमें डिफेंस गुड्स और जो क्रूड ऑयल है, क्योंकि आपको पता है हम ही नहीं बाकी के देश भी यही चीज़ कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल को, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, ये सब चीज़ें हम लोग निकालते हैं। केरोसिन ऑयल हो गया, वो निकालने के लिए क्रूड ऑयल लेते हैं हम लोग। तो जो कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर मैं सभी पॉइंट्स को एक बार सम अप करूं तो पहला पॉइंट था कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, इंडियन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 59% रहा है। दूसरा सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, मैंने बताया 135% पॉपुलेशन को और 51% जो एक तरीके से जो पशु हैं उन सबको चारा प्रोवाइड करता है और भोजन प्रोवाइड करता है इंसानों को भैया। अगला है एम्प्लॉयमेंट में बताया मैंने मोर देन 50% वर्किंग पॉपुलेशन एम्प्लॉयड हैं, कहाँ पे? एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो इंडस्ट्रीज है उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कॉटन मिल्स को कॉटन हो गया, इसके अलावा शुगर, जहाँ पे चीनी बनता है शुगर केन वो लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना। और इसके अलावा हो गया यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे हो गया चाय, कॉफी,
इसके अलावा कॉटन हो गया, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये 5 पॉइंट हैं और ये 5 पॉइंट में कई बार आता है एग्जाम में 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन कि भाई इंडियन जो एग्रीकल्चर है उसकी इंपॉर्टेंस बताओ। तो इंपॉर्टेंस मतलब महत्व कि क्या है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारा यहाँ पे क्या रोल बनता है। एक अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि भैया ठीक है समझ में आ गए इंपॉर्टेंस, फिर फीचर्स की अगर बात करें बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है। 1857 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसने इंडिया की भाग्य जो है वो बिल्कुल इंडिया का भाग्य बदल के रख दिया। कहते हैं ना कि एक अमीर देश से गरीब देश की तरफ बढ़ने को हम लोग अग्रसर हो गए। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि भाई ठीक है ये सब चीज़ें हुआ और अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति जो है वो अपनाई। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की। ठीक है भाई, फीचर्स मतलब एक तरीके से कह सकते हो विशेषताएं, कुछ ना कुछ तो विशेषताएं हैं। जैसे कहते हैं भाई कि एक होता है कि जैसे मान लो मेरे पढ़ाने की बात है तो कहते हैं ना कि सर के पढ़ाने में जो बात है एक विशेषता है वो ये है कि जो पढ़ाते हैं बहुत जल्दी कैच हो जाता है, जो एग्जाम्पल देते हैं बिल्कुल दिमाग में घुस जाता है, विशेषताएं। वही इंडियन एग्रीकल्चर की क्या विशेषताएं रही हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले है ग्रेजुअल शिफ्ट, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा किया तो उसके बाद हम लोग को कुछ फायदा भी हुआ। जैसे ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, एक एक करके रीड ही करते हैं इसको। जब उन लोगों ने भारत पे राज करना चालू किया तो उन लोगों ने हमको, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ से रॉ मटेरियल लेना चालू किया, और रॉ मटेरियल भी वो वाले नहीं जो इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। तो पहले जो खेती होती थी वो सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए होती थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने फोर्स किया कि ना इसको बेचने के लिए भी करो। आज भी गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप गांव के हैं तो बताना मुझे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेती करते हैं सिर्फ अपने लिए, चावल दाल गेहूं सब्जियां सिर्फ अपने खाने पीने के लिए उगाते हैं, बेचने के लिए नहीं उगाते। लेकिन पहले की बात करूं अंग्रेजों के टाइम की, तो उन्होंने धीरे धीरे इसको चेंज करना चालू किया। पूरी तरीके से तो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक चेंज हो गया है। अगला है हमारे पास यहाँ पे साइंटिफिक कल्टीवेशन। भैया पहले हम लोग कल्टीवेशन को बहुत नॉर्मली लेते थे, आज कल्टीवेशन जो है बिल्कुल साइंटिफिक हो गया है। उसमें हम लोग जो एक न्यू टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करना चालू कर दिए। जैसे कैसे लॉकडाउन ने बहुत सारे टीचर्स को बिल्कुल मतलब कईयों ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन कईयों ने जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए उनको ऑनलाइन पढ़ाना सिखा दिया, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना सिखा दिया। वो अलग बात है कि हम लोग पहले से थे, 12-13 साल हो गए हमें पढ़ाते हुए, तो हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो बच्चे हैबिचुअल नहीं थे वो हैबिचुअल हो गए पढ़ने में। और सीरियसली बोलूं इसकी वजह से तो भाई हमारी क्लासेस में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है कि जो हमारा पेड ऑनलाइन कोर्स है उसमें बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, कई अलग अलग बैचेस चलते हैं। वजह क्या रही कि भाई बच्चों को हैबिचुअल हो गया, अब उनको अच्छे टीचर्स प्रोवाइड होने लग गए पूरी इंडिया से, और वो कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा हुआ ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो साइंटिफिक कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। यूज ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन की अगर बात करें तो हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना चालू किया, हाई जो यील्ड वेराइटीज है उसको यूज करना चालू किया, पेस्टिसाइड्स यूज किया, इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई। अगला इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस। अब जब एग्रीकल्चर बढ़ा तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देने के लिए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, छोटे एक तरीके से यूं समझो कि किसानों के लिए बैंक्स बनाए जहां से उनको फाइनेंस मिल सकता है। अच्छा, साहूकार जो लोग हैं उन लोगों का भी बिजनेस चल पड़ा, उन लोगों ने पैसा देना चालू कर दिया किसानों को। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे समझाई, बताया कि भाई साहूकार एक तरीके से क्या है, साहूकार का बिजनेस चला, बट जैसे ही बैंक ने मतलब गवर्नमेंट ने बैंक को इन्वॉल्व किया तो साहूकार से कम हुआ। बट कह सकते हो कि जैसे पहले ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे उन्होंने अब कम एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया, क्योंकि बैंक सस्ते दर पे एक तरीके से मनी जो है वो प्रोवाइड करना चालू कर दिया। नहीं तो पहले 10% 15% जो है वो ब्याज लेते थे साहूकार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अगला, वो है फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर आउटपुट। भैया जो एग्रीकल्चर आउटपुट पहले की अगर बात करें तो कभी अगर बाढ़ आ जाए, कभी अगर मान लो मानसून इस तरीके से हो जाए कि मानसून आया नहीं आया, मानसून समय से पहले आ गए तो फसल खराब हो जाती थी। अब काफ़ी हद तक इस पर हमारे पास कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आजकल तो इस तरीके की खेती भी सुनने को आ रही है कि बिना मिट्टी के आप पौधे उगा सकते हो। इस तरीके की खेती देखने को आ रही है कि आप कम पानी में पौधे उगा सकते हो, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से कह सकते हो
कि एक इम्प्रूवमेंट ही तो है। तो फ्लक्चुएशन इन इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसमें काफ़ी सारे फ्लक्चुएशन है। पहले बताऊं, पहले ना एक बहुत प्यारा सा शब्द बोलते थे, गैम्बल ऑफ मानसून, इंडियन एग्रीकल्चर के केस में, बट काफ़ी हद तक हमने इसको जो है वो ओवरकम कर लिया है। तो ये 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, दूसरा है साइंटिफिक कल्टीवेशन, तीसरा है इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, और चौथा है फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर आउटपुट। ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूं भाई कि ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से समझ ली होंगी। नोट्स बना लो। मैं हर बार कहता हूं कि वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लो, नहीं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। वहाँ पे हम लोग रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं। MCQ सीरीज चालू हो रही है, तो आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, है ना। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बताओ। कोई क्वेश्चन है मन में तो नीचे कमेंट में डिस्कस करो मुझसे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, है ना। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।